लगातार जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है तब से लेकर लगातार एनडीटीवी इंडिया पर आप ये बड़ी कवरेज देख रहे हैं। बांग्लादेश के हर हालात से हम आपको वाकिफ करा रहे हैं, इसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं देश दुनिया पर, इससे हम आपको वाकिफ करा रहे हैं। भारत के लिए कितना बड़ा चिंता का विषय है, इस पर भी हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज का जो अपडेट है तस्वीरों के माध्यम से आपको हम बता देते हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है, शेख हसीना ने देश छोड़ दिया है, अब वहां अंतरिम सरकार बनाने की तैयारी चल रही है, लेकिन हिंसा का दौर भी वहां पर जारी है। तो 4 बड़े घटनाक्रम की 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश में तख्ता पलट और आरक्षण के मुद्दे पर भड़की आग, लगातार उसका असर दिखाई दे रहा है। लोग अभी भी सड़कों पर है, हालांकि पहले से हालात थोड़े से बेहतर हुए हैं, लेकिन पूरी तरह शांत अभी भी नहीं कहे जा सकते। वहीं अगर हम बात करें पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की, तो गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वो मौजूद हैं, उनका विमान वहां पर मौजूद है, सेफ हाउस में है, आसपास कहीं पर वो फिलहाल वो भारत में ही है। और बात ये भी है कि बांग्लादेश की सीमा पर भारत से जो लगती है वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारत से जहां इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक हो रही है, आज इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक हुई, अब से थोड़ी देर पहले ये बैठक संपन्न हुई है। विदेश मंत्री ने सभी दलों से बांग्लादेश के मुद्दे पर बातचीत की है, उन्हें हालात से अवगत कराया है। तो 4 बड़े घटनाक्रम आज इस बड़ी खबर से जुड़े हुए हैं और चारों से जुड़ी तस्वीरें आप देख सकते हैं। बांग्लादेश में हिंसा, तख्ता पलट हुआ है, हालात अभी पूरी तरह शांत नहीं हुए हैं। हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना का विमान अभी भी मौजूद है, वो कहां जाएंगी ये भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। लंदन जाने के कयास लगातार कल से ही लग रहे हैं और सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जो भी आवाजाही वाहनों की हो रही है, सीमा पर ट्रकों की आवाजाही हो रही है, क्योंकि व्यापार भी होता है भारत बांग्लादेश के बीच, तो ट्रकों की जो आवाजाही होती है उसके जरिए वहां पर कड़ी सुरक्षा करी गई है। और इसके अलावा सर्वदलीय बैठक हुई अब से कुछ देर पहले, जहां पर विदेश मंत्री ने तमाम पार्टी के नेताओं को हालात से अवगत कराया। तो हम लगातार हर हालात पर बातचीत कर रहे हैं। जो इस खबर से जुड़ा अपडेट है वो आपको बता रहे हैं। 3 संवाददाता हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं, हमारे साथ उमाशंकर मौजूद हैं, इसके अलावा कादम्बनी शर्मा लगातार सुबह से ही हमें जानकारी दे रही हैं, राजीव भी हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम रुख करना चाहेंगे राजीव का ही। राजीव, सर्वदलीय बैठक हुई, क्या डिटेल्स निकलकर सामने आ पा रही हैं? देखिए 2-3 बातें मोटे तौर पर डिटेल के तौर पर कह सकते हैं कि विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर जो है जितनी तमाम पार्टियां हैं उनको बांग्लादेश के जो हालात पैदा हुए हैं उसको लेके जानकारी दी। और सबसे अच्छी बात है कि चाहे पक्ष की बात हो विपक्ष की बात हो, दोनों एक पेज पर नजर आ रहे हैं। मतलब ये कहना है कि जो भी सरकार फैसला लेगी उस पर सरकार के साथ साथ विपक्षी दल के नेता भी साथ हैं। आपको बता दें कि कल जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कल विदेश मंत्री से मुलाकात की थी। बैठक के दौरान यह भी मुद्दा उठा जो बांग्लादेश में जो हालात पैदा हो रहे हैं इसके पीछे जिस तरह से पाकिस्तान का आईएसआई का हाथ निकल के आ रहा है, इसके बारे में भी चर्चा हुई। विदेश मंत्री जो भी घटनाक्रम हुआ है बांग्लादेश को और उसके उपरांत जो है भारत ने जो कह सकते हैं स्टेप जो उठाए हुए उसको लेकर जानकारी दी। यह भी इस बार पर चर्चा हुई जो शेख हसीना भारत आई है, जो राजनीतिक शरण जो है इंग्लैंड या स्विट्जरलैंड की बात चले वहाँ लेने की कोशिश हो रही है। अभी उस बारे में हालांकि कुछ बात निकल के सामने नहीं आई है, लेकिन यह भी कहा गया है कि जब तक शेख हसीना को कहीं दूसरे देश में राजनीतिक शरण नहीं मिल जाता है वो यहीं पर भारत में कम से कम रहे। फिलहाल जो जानकारी निकल के आ पा रही हिंडन को लेकर, हालांकि इस पर ऑन रिकॉर्ड कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है न केवल केंद्र सरकार के लेवल की बात करें, पश्चिम बंगाल की भी बात करें कि जिसकी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, सारे विपक्षी दल की बात करें, राज्यों की बात करें, सब एक पेज पर नजर आ रहे हैं। यानी सरकार का जो फैसला होगा बांग्लादेश को लेकर, जो बदलते हुए हालात उसको देखते हुए, वो सब सरकार के नीतियों का समर्थन करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है विदेश नीति का, जो कह सकते हैं कि एक जो भी फैसला लिया जाएगा उस पर सब एक साथ है। ये अच्छी बात हो सकता है कि विदेश मंत्री जो है चूंकि लोकसभा चल रहा है और इसके दौरान हो सकता है बयान दे सकते हैं अगर मोटे तौर पर सब जिस तरह से सहमति निकल के आ रही है तो। जी आता हूँ राजीव आपके पास, सीधे मैं कादम्बनी का रुख करना चाहूँगा। कादम्बनी, जब से हालात बदले हैं, कल से तस्वीर सामने आई है और भारत में भी इसको लेकर बैठकों का मंथन का दौर चल ही रहा है,
क्या भारत की चिंता और चुनौती शरणार्थियों के मसले को लेकर हो सकती है? क्या भारत की चिंता और चुनौती इस मसले को लेकर है कि अब बांग्लादेश किन हाथों में जाएगा, उसका नेतृत्व कौन करेगा? क्या नए सिरे से डिप्लोमेटिक जो टाइज हैं उनको नए सिरे से परिभाषित करने को लेकर वो दायरा हो सकता है? क्या चिंताएं और चुनौतियां भारत के जहन में इस समय घूम रही होंगी? जी, सबसे पहले तो आपको अभी जो इन्फॉर्मेशन आई है वो बता दूं बांग्लादेश के बारे में कि वहाँ पर जो आर्मी चीफ़ हैं वो स्टूडेंट लीडर से आज मिलेंगे और मुलाकात में उनकी कोशिश होगी कि किस तरह से सामान्य स्थिति लाई जाए, उस पर वो बात करेंगे। और जहाँ तक वहाँ पर चीज़ें खुलने का सवाल है तो कई दफ्तर खुले हैं, स्कूल खुले हैं, लेकिन अटेंडेंस बड़ा कम है। जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो कि कई बड़ी कंपनियों की फैक्ट्रीज़ है वहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की, वो आज नहीं खुली हैं, उनके बारे में बाद में ऐलान किया जाएगा। अब यहाँ भारत में जो हो रहा है, एक तरफ वहाँ स्थिति सामान्य करने की बात हो रही है, लेकिन भारत में यहाँ चिंताएं अलग प्रकार की हैं। हमने देखा कि जैसे ये खबर आई उसके बाद कोई बयान अभी तक विदेश मंत्रालय का नहीं आया है। जो बातचीत भी हुई है, एस जयशंकर ने वहाँ पर पीएम को जानकारी दी। कल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में बैठक हुई, उसमें सारी जानकारी साझा की गई। आज सर्वदलीय बैठक हुई है, उसमें जानकारी पार्टियों से साझा की गई है, क्योंकि बांग्लादेश बेहद अहम मसला है, रणनीतिक तौर पर भारत के लिए बहुत अहम है। वहाँ पर भारत पिछले 15 सालों में उसने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत का। फौरी चिंता ये है कि वहाँ पर जो राजनयिक हमारे मौजूद हैं, जो भारत की जो वहाँ पे हाई कमीशन है, जो असिस्टेंट हाई कमीशंस है, वो कितनी सुरक्षित है। एक बड़ा फैक्टर वहाँ पर जो करीब 7 से 8 हज़ार भारतीय अभी भी मौजूद हैं, एक उनकी सुरक्षा का भी फैक्टर है। दूसरी तरफ ये भी देखना होगा कि वहाँ पर अब क्योंकि शेख हसीना नहीं है, शेख हसीना जब तक रहीं 15 साल, उन्होंने जो एंटी इंडिया एलिमेंट था या फिर जो कट्टरपंथी जो एलिमेंट था उसको कहीं ना कहीं एक किनारे रखा, उसका असर भारत के साथ रिश्ते पर नहीं पड़ने दिया। लेकिन अब जब अंतरिम सरकार बन रही है तो उसमें से अवामी लीग को बाहर रखा गया है, बीएनपी और जमात इस्लामी जो हैं उसमें शामिल होंगे। तो ये जब चुनाव भी आगे होता है तो अगर अवामी लीग बाहर रहती है तो क्या उसका कोई उसकी कोई उसमें से नहीं होगी, ये बहुत चिंता की बात है। लेकिन एक चिंता बॉर्डर पर भी है कि इतने सालों में बड़ी कोशिश के बाद जो फेक नोट्स का मसला था, जो ड्रग्स का मसला था, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मसला था, उसको काफ़ी हद तक रोकने में सफलता मिली थी। क्या अब वहाँ पर दूसरे प्रकार की सुरक्षा लगाई जाएगी? तो कुछ चिंताएं फौरी चिंताएं हैं, कुछ लॉन्ग टर्म भी चिंताएं हैं कि अगली सरकार भी क्या अप्रोच लेगी, क्या रवैया रहेगा भारत की तरफ। आता हूँ कादम्बनी आपके पास। उमा का यहाँ पर हम रुख करते हैं। उमा, जैसे कि आपने कादम्बनी को सुना कि वहाँ पर कुछ दफ्तर खुले हैं, अटेंडेंस कम है, प्रतिष्ठान कुछ और खुले हैं, फैक्ट्रीज भी वहाँ पर खुली हैं, तो सेना जो दावा कर रही थी कि आज से हालात सामान्य होने शुरू हो जाएंगे, क्या ये माना जाए कि चीज़ें उस दिशा में बढ़ रही हैं? और जो लोग अभी भी सड़कों पर हैं उनको लेकर सेना के पास कोई प्लान है? स्टूडेंट लीडर से बातचीत की बात भी सामने आ रही है। आपका सवाल मैं सुन नहीं पाया, कृपया अगर आप दोहरा पाएं सवाल, जी, क्योंकि मेरा ऑडियो सवाल बहुत ये है कि आप कादम्बनी ने जानकारी दी अभी कि वहां पे कुछ प्रतिष्ठान खुले हैं, तो क्या ये माना जाए कि शुरुआत है, जैसे सेना दावा कर रही थी कि आज से हालात सामान्य होने शुरू हो जाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए शुरुआत इसको कह सकते हैं, लेकिन एक स्टैंड ऑफ जो है वो अभी भी बरकरार है, क्योंकि जो आंदोलनकारी छात्र हैं वो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बने। लेकिन जो आर्मी ने खाका खींचा है वहाँ पे सरकार का, अंतरिम सरकार का, उसमें मोहम्मद यूनुस कहीं नहीं है, बल्कि कुछ वहाँ पे लेखक हैं, कुछ अलग अलग वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग हैं, रिटायर्ड जज हैं, रिटायर्ड आर्मी के लोग हैं, और उसके साथ जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो जमात इस्लामी हो या फिर बीएनपी हो, उसके भी नुमाइंदे जो उसमें शामिल होंगे। तो ये एक बड़ी चुनौती सेना के सामने है कि आंदोलनकारी छात्रों को मनाया जाए कि वो आंदोलन ख़त्म करें, क्योंकि उनका एक अचीवमेंट जो है वो हो चुका। शेख हसीना जो है वो देश सत्ता ही नहीं, देश छोड़ के भी जा चुकी। दूसरी जो अहम बात है वो ये कि अब जब इस तरह की स्थिति पैदा हुई, और जैसा कि राजीव ने बताया कि जो सर्वदलीय बैठक में यहाँ बात हुई, तो बात वहाँ पर हुई ISI के रोल की भी। तो ये ज़्यादा चिंता की बात जो है वो भारत के लिए भी है, क्योंकि भारतीय हितों को जिस तरह से वहाँ पे नुकसान लगातार पहुँचाया जा रहा है, ये वो आंदोलनकारी छात्र नहीं हो सकते जो आरक्षण के मुद्दे पर लड़ रहे थे और एक तरह की जीत उन्होंने अपने अभियान में हासिल कर लिया। तो ये वो जो तत्व हैं जो भारतीय, चाहे वो जो अल्पसंख्यक है वहाँ पे उनको निशाना बना रहे हैं, भारतीय कल्चरल सेंटर को वहाँ पे निशाना बनाया है, तो जाहिर सी बात है कि मौका मिल गया है ISI को, और उनके उकसावे पे जो तत्व हैं जो हिंसा वहाँ पे फैला रहे हैं, तो ये ज़्यादा बड़ी चिंता की बात है। और एक चुनौती भारत के सामने ये होगी कि जो नई जो अंतरिम सरकार बने वो
या फिर जो फौजी वहाँ पे जो प्रमुख हैं उनके साथ, और आगे चलकर आने वाली जो सरकार वहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से अगर चुनकर आती है तो इन सबों के साथ एक राब्ता जो है, एक संपर्क जो है नए सिरे से कायम करे। क्योंकि अभी तक भारत की जो पहचान रही है वो कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करता रहा है शेख हसीना के नेतृत्व के साथ। हालांकि भारत बार बार इस बात का खंडन भी किया है कि वो किसी भी देश के आंतरिक राजनीति में किसी तरह का कोई दखल नहीं देता है, लेकिन जो एक छवि पेंट की गई है भारत की खासतौर पे बांग्लादेश के भीतर और खासतौर पे आईएसआई जैसे एजेंट के जरिए, तो ये जो है एक चुनौती की बात है। और यही एक ऐसा मुद्दा है जिसमें भारत को एक रणनीति बनाकर आगे बढ़ने की जरूरत होगी। और जो ऑल पार्टी मीट हुई है उसमें इन तमाम बातों को लेकर एक ब्यौरा जो है वो विदेश मंत्री की तरफ से रखा गया और उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी भी दी है कि सभी दलों ने इस पर एक सहमति जताई है और एक रणनीति लेकर जो है वो आगे बढ़ा जाएगा। जी, मैं आता हूँ उमा आपके पास। कादम्नी का फटाफट यहाँ पे रुख करना चाहेंगे। कादम्नी, आईएसआई के दखल की बात, उसको लेकर भी एक चिंता की बात यहाँ पर देखने में आ रही है। ऐसे एलिमेंट्स के सक्रिय होने की बात सामने आ रही है, तो क्या एक आशंका ये भी हो सकती है कि जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट है उसको वहाँ पर हवा दी जाए और वो एक बड़ी चुनौती बन जाए? ये नई बात नहीं है अनंत, पहले भी एंटी इंडिया सेंटिमेंट को वहाँ पर ज़बरदस्त हवा दी गई है। अगर आप बीएनपी की बात करें, वो कोई मौका उसने बीएनपी ने कभी नहीं छोड़ा जो इंडिया को वो परेशान कर सके। जमाते इस्लामी जो है वो खुली तौर पर माना जाता है कट्टरपंथी है, आईएसआई का उसको समर्थन है और वो भी बहुत ही एंटी इंडिया है। तो दोनों ही आईएसआई और कट्टरपंथ जो यहाँ पर मिल जाएंगे, अगर उसके उस तरह से अगर सरकार चलेगी तो निश्चित तौर पर भारत के लिए बहुत चिंता की बात है। तो शायद सबसे बेहतर इस वक्त ये होगा कि जैसा उमा भी बता रहे थे कि शेख हसीना से बहुत करीब भारत को माना जाता है, तो सिर्फ वो नहीं बल्कि अभी भी जब आर्मी वहाँ पर चीज़ें संभाल रही है, आर्मी के साथ भी एक संपर्क रखना होगा, एक संवाद रखना होगा। और आने वाली सरकार के साथ तो निश्चित तौर पर सरकार संपर्क रखेगी। तो ये फौरन कुछ स्टेप जो हैं वो भी ज़रूरी है और लॉन्ग टर्म भी देखना बहुत ज़रूरी है। जी, राजीव का यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। राजीव, सर्वदलीय बैठक में न केवल हालात की जानकारी दी गई है बल्कि सरकार की तरफ से जो एफर्ट्स हो रहे हैं उनके बारे में भी बताया गया होगा। ये सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि भारत के कई राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। उस दिशा में क्या क्या कदम अब तक उठाए गए हैं, क्या क्या निर्देश केंद्र की तरफ से बॉर्डर पर दिए गए हैं? देखिए, यहाँ ये भी समझना हो कि भारत की जो अगर बाउंड्री की बात कीजिएगा तो पहले से हमारे चीन के साथ संबंध खराब हैं। पिछले 4 सालों से भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने है। पाकिस्तान की अगर बात करेंगे तो पाकिस्तान लगातार जो आतंकियों को घुसपैठ करा रहा है, यहाँ जम्मू कश्मीर में खून खराबा फैला रहा है, चाहे जम्मू की बात हो चाहे कश्मीर रीजन की बात हो। नेपाल से भी अभी जो मौजूदा जो सरकार बनी वो चीन परस्त मानी जाती है, उससे हमारे संबंध बहुत अच्छे नहीं है। वहाँ भी आईएसआई की एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ रहा है। और अब बांग्लादेश में जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं तो इससे आप समझिए कि हमारी जो सीमा है वो किस तरह से कह सकते हैं कि एक खतरनाक, जहाँ से आसपास के जो इलाके जो है वहाँ आईएसआई की एक्टिविटी बढ़ी, कट्टरपंथ ताकतें जो है सर उठा रही है। हालांकि मौजूदा सरकार का ये कहना है, जब सर्वदलीय बैठक हुई थी तो उसमें सूत्र बता रहे हैं कि सरकार का ये कहना है कि बांग्लादेश सेना के साथ संपर्क में है। वहाँ जो हमारे लोग रहते हैं तकरीबन 8,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं जो भारत आने के फिराक में, लेकिन अभी स्थिति जो है अनुकूल नहीं है, उनके संपर्क में है। भारत की संपत्ति है, जो इन्वेस्टमेंट है, कई सारी जिस तरह की चीज़ें हैं, सरकार का ये कहना है कि उनके संपर्क में। लेकिन अभी जो हालात पैदा हो रहे हैं और जिस तरह की ताकतें वहाँ पर सर उठा रही है तो भारत के लिए वाकई चिंता वाली बात है। और जहाँ तक बांग्लादेश बॉर्डर की बात करें तो बीएसएफ हाई अलर्ट पर है, यानी किसी भी तरह के मूवमेंट पर कड़ी नजर रखे हुए खुद बीएसएफ के डीजी जो है वो कलकत्ता में मौजूद है हालात का मुआयना करने के लिए। तो भारत के लिए एक बहुत अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती। दो बॉर्डर पहले से एक्टिव है, पाकिस्तान की बात करें और चाइना बॉर्डर की बात करें, और बांग्लादेश के अगर हालात तक और खराब होते तो एक तीसरा बॉर्डर भी एक्टिव हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये होगा कि जो नॉर्थ ईस्ट की बात करें, जहाँ हमारे जो सीआरपीएफ को ज़्यादा भेजने पड़ेंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस को भेजना पड़ेगा, सेना को तैनात करना पड़ेगा, तो इसके लेके हालात बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते। और इससे सुरक्षा बलों पर, चाहे सेना की बात करें चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें, उस पर ज़्यादा दबाव फैलेगा, बढ़ेगा। जी राजीव, आता हूँ आपके पास। उमा का यहाँ पे फटाफट रुक करना होगा। उमा, जो भारतीय डिप्लोमेट्स वहाँ पर हैं, जो भारत के डिप्लोमेटिक मिशंस वहाँ पर हैं, उनसे क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि एक चिंता लगातार उन लोगों को लेकर भी है और जो भारतीय वहाँ पर अभी हैं उनको लेकर भी है। उनके विषय में क्या जानकारी मिल रही है? लगता है उमा को हमारी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। हम कादम्नी का यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। कादम्नी, जो सवाल मेरा उमा से था वो सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ कि जो भारत के वहाँ पर डिप्लोमेट्स हैं, जो भारत के वहाँ पर डिप्लोमेटिक मिशंस हैं या भारत के जो लोग हैं,
वहां से क्या जानकारी उनको लेकर सामने आ रही है कि अभी जिस खतरे की बात, जिस आशंका की बात, जिस डर की बात कही जा रही है, क्या चीजें उस लिहाज से अभी फिलहाल कंट्रोल में है? देखिए, जहाँ तक भारत का उच्चायोग है वहाँ पर मैंने संपर्क किया था, लेकिन वहाँ से जवाब नहीं मिला। साफ तौर पर जब तक यहाँ दिल्ली से गो अहेड नहीं मिलेगा तब तक वहाँ से भी कोई जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन अभी तक क्योंकि कोई इस तरह की कोई अप्रिय सूचना नहीं है, तो अभी लगता है कि मोर और लेस चीज़ें वहाँ पर सुरक्षित हैं जहाँ तक राजनयिकों का सवाल है। लेकिन ये ज़रूर है कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ वो और इमारतें नहीं हैं, बल्कि वहाँ पर जो भारतीय वहाँ पर मौजूद हैं, इस वक्त करीब 7 से 8 हज़ार भारतीय वहाँ मौजूद हैं, उनकी जिम्मेदारी वो भी है। तो उन्होंने पहले ही इसके जब शुरू हुआ था दोबारा इस तरह का हिंसक विरोध प्रदर्शन, तो उस समय सिलहट से ये आया था, एक एडवाइजरी आई थी, उसमें कहा गया था कि भारतीय जो हैं वो बिल्कुल सतर्क रहें। फिर विदेश मंत्रालय ने भी एक एडवाइजरी जारी की कि वहाँ यात्रा ना करें, जो वहाँ मौजूद हैं वो बिल्कुल सतर्क रहें, हेल्पलाइन के जरिए संपर्क में रहें। तो कुल मिलाकर वहाँ पर अभी वहाँ से जानकारी नहीं है, लेकिन अभी लग रहा है कि जो भी राजनयिक हैं वो सुरक्षित हैं, और जो जानकारी आएगी वो यहाँ पर दिल्ली से ही साझा की जाएगी, चाहे वो विदेश मंत्री करे चाहे विदेश मंत्रालय करे। आते हैं कादम्बनी आपके पास, हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर है, महाकवरेज हमारी जारी है। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पे ले रहे हैं, आप बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।